हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोगों के डिमांड पे आप सभी लोग का डिमांड आ रहा था कि सर नया सेट चलाइए। तो आज आप सभी लोग का आज से नया सेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि आप सभी लोग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूथ, जो आपका नया पब्लिकेशन का निकाला गया यूथ अचीवमेंट का। ये बिहार दरोगा एकदम नया पैटर्न पे है और ये पूरा नया नया करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा, नया सेट आ गया है और 26 दिसंबर को एग्जाम है। तो आपको इसको पूरा देख करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सके तो बन सकता है, क्योंकि टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का इन 100 प्रश्न में से कितना स्कोर आ रहा है। ये पूरा एकदम बिहार दरोगा की तरह मान के चलिए एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपका पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। इनमें से पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं कौन आपका इसमें सम्मिलित है। जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था ये वैशाली के, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा पहले का, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है। ये किसकी रचना है सभी को पता है, ये आपका हेरोडोटस का है। दूसरे का आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको देखा जाए तो अगला सेट चाहिए तो आप सभी लोग को इस वीडियो का टारगेट कम से कम 1000 लाइक करना पड़ेगा, तभी आपको नया सेट आएगा। और हाँ, एक और आप सभी लोग को बात बता दें कि रहमान सर का भी एक नया सेट आ गया है मार्केट में। तो आप सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं भी वो भी शुरू कर दूंगा। आप सभी लोग का सपोर्ट और कमेंट चाहिए, क्योंकि कमेंट करके बताएंगे तभी मैं उसको शुरू कर पाऊंगा, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे हेरोडोटस हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 1000 लाइक रहेगा तभी मैं आगे का सेट लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेहनत करने से क्या मतलब जब आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए, कॉपी भी नोट करते चलिएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद दक्षिण में स्थित था। महाजनपद दक्षिण में स्थित था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असमक। क्या हो जाएगा, असमक। अगला प्रश्न है किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका बंगाल गवर्नर से संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी 1853 चार्टर एक्ट हो जाएगा। आप कॉपी में जाकर के लूसेंट वगैरह से आप 1853 जो आपका चार्टर एक्ट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द किस वायसराय के समय में हुआ था। तो आप सभी लोग जान लीजिए आपका 1905 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, तो रद्द वाला पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत सभी को पता है, ये आपका विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, BD सावरकर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। इनमें से पूछा गया है कौन सा घटना है जो सबसे पहले घटा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो अहमदाबाद मिल मजदूर घटना है ये आपका घटा था, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय पूर्ण रूप से कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था, पूर्ण रूप से बोला गया है तो भूलिएगा नहीं, एलन बरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका 10 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार सभी को पता है रसखान हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्य नियंत्रण। क्या हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण क्या था। ये अब हुआ कब था, तो ये आपका 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन सी देशभक्तों को फांसी से मुक्त कराना, यानी मुक्त का अभाव था इस टाइम, तो आपका उत्तर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमरारी बंदोबस्त का मुख्य अभाव था। तो मुख्य अभाव था, याद रखिएगा, कंपनी का निश्चित लगान। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण क्या था।
जो 19वीं शताब्दी में पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पश्चिमी शिक्ष और जागृति हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो चंबल नदी पर देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, कोटा बांध हो जाएगा, गांधी सागर बांध हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपका किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों का सीमा बनाता है। कौन सा राज्य जो 3 देशों का सीमा बनाता है, तो उस राज्य का नाम बताइएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, और आपका यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न देशों में से कौन देश स्थलरुद्ध है। इनमें से पूछा गया है कौन सा देश है जो आपका स्थलरुद्ध है। तो स्थलरुद्ध आपका देश है ऑप्शन ए, लाओस। क्या हो जाएगा, लाओस। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन आपका 20 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है। जो आपका पर्वत है ये आपका कौन से देश में अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है या फिर स्थित है नल सरोवर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नल सरोवर गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देशों से होकर के प्रभावित नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है कौन से देशों से होकर प्रभावित नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार हो जाएगा। अगला है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है सभी को पता है, चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत के बीच होकर गुजरती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो भारत के बीच से होकर के गुजरती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्क रेखा। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देशों के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे भारत के न्यायिक पुनरीक्षण पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका 26 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला किस अपराध के अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। तो आप सभी लोग 27 का उत्तर याद रखिएगा, अनुच्छेद 20(3) हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो वकालत कर सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो सुनिश्चित करता है तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो इसका आंसर आप देखा जाए तो आपका यहाँ पे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद इसमें और क्या दिया गया है, इसमें और दिया गया है आपका देश भर में स्वतंत्र प्रमाण की स्वतंत्रता, उसका चौथा है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए जो 9वीं अनुसूची था ये आपका प्रथम संशोधन के समय ही हुआ था। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा। तो भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। इसके पास पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या फिर पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वो राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर सकता है। तो आप इसका उत्तर सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नाम या फिर नामों में किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 34 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत तथा इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? तो प्रतिबंधित करता है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अगला कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 36 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी कारकों के यानी हथियारबंद विरोध, विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तो ये सभी से आपातकाल कर सकता है। अगला कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान यानी भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बताइए 37 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। और हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ठीक है, बताइएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है तो भूलिएगा नहीं, VN राव हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा कैसे भंग होता है? तो सभी को पता होना चाहिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो दल बदल 10 से 10वीं, तो आप भूलिएगा नहीं, उत्तर आपका डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था। तो यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था, याद रखिएगा, आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयात के परिणाम को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, आप याद रखिएगा, कोटा, सब्सिडी और प्रशुल्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक आपका इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश दिया गया है। तो 43 का आपका यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र जर्मनी नहीं है, जो सही है उसको हम देख लेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र आपका सोवियत संघ यानी रूस से, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी और दुर्गापुर आपका यूके यानी ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि हवाला कारोबार उन भुगतानों से संबंधित है। हवाला, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपयों में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? तो भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से कानूनी दायित्व है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक पूछा गया था। तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा। बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आपका करता है किसको? तो EU को। EU ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक है? सफलता में बाधक है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी निम्न आय निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा घटक पूछा गया है। तो याद रखिएगा ब्याज भुगतान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वर्ष 1966 से वर्ष 1969 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं किया गया था, जो कि सही है। और योजना अवकाश के दौरान नई कृषि नीति को अपना करके हरित क्रांति की शुभारंभ या फिर शुरुआत किया गया था। इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है?
तो सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोमा मंडल। क्या हो जाएगा? सोमा मंडल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष यह हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये गुजरात के थे। कहाँ के? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है तो सुनीत शर्मा को। इसके पहले कौन थे? आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मुख्य रूप से मनाया गया है या फिर मनाया जाता है? थाई पूसम, तो नाम से ही आपका लग रहा है थाई पूसम कुछ तमिल नाम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 58 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। क्या हो जाएगा? अजिंक्य रहाणे। अगला है कि हाल ही में हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का माना जाता है? तो ये माना जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, 59 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जापानी लोगों का, यानी जापान। अगला है कि हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बताइएगा। तो 67 में देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन लियोन मेंडोका हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति ले देकर के, बस आपको ये याद होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रगान में कौन परिवर्तन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधन करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है मिजोरम के द्वारा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन हो जाएगा। अगला है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो रहमान सर का जो नया सेट आया है क्या मैं स्टार्ट कर दूं या फिर ये जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा फ्रांस। अगला है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता है? तो 68 का ऑप्शन आपका यहाँ पे शेख हसीना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कार्बन किसमें नहीं है, तो आई थिंक सभी का लग रहा है, तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 69 का ऑप्शन आपका डी दिया गया है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है 69 का, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि किसी लेंसों की शक्ति 2+ यानी +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होना चाहिए 70 का, आपका ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों के प्रायः काल छूए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो 72 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस प्रकार से आपका उत्तर बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण पूछा गया है। जल की स्थायी कठोरता का कारण देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? तब हम देखा जाए तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं ये आपका स्तनी के रूप में किए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आर्कियोप्टेरिक्ट क्या है? बताइए आर्कियोप्टेरिक्ट क्या है? पटेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। तो देखा जाए तो 78 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, 79 का ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन एक प्रकार का एंटीपायरेटिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 80 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गति करता है। वृत्तीय पक्ष की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 1, 2, 3 सही है, यानी अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? बताइए। तो 83 का आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्ट्रांसियम तथा बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने पूछा गया है। 18 कैरेट का सोना, तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भाग यानी 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो आपका शुद्ध होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है ये आपको देखते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 85 का आपका ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है, इसको अच्छे से देखेंगे हम। कहता है कि अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी के मुख्य लक्षण है। सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी एनीमिया कारण होता है। विटामिन बी सी कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। विटामिन डी की कमी से मूत्र में Ca++ के अधिक क्षय का कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। इंसुलिन अम्ल स्त्राव है एक किसका? तो आपका उत्तर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, पेप्टाइड का। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड का। अगला है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। क्या हो जाएगा? दीर्घ अस्थि। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर देखा जाए तो आपका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है। फीमर यानी जो जांग वाली अस्थि होती है, पैर की होती है, और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा ही होता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा 88 का। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्यास और प्रेम का नियंत्रण कौन करता है? तो प्यास और प्रेम का जो नियंत्रण करता है तो ये करता है आपका ऑप्शन ए, डाइसेफेलोन हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थायराइड। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन आपका देखा है तो थायराइड हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि बैसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है क्या? तो बैसेमर प्रक्रम से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्पात। अगला प्रश्न है कि सिलिकन है। तो सिलिकन एक प्रकार का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर। एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है तो ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि है। अदिश राशि बताइएगा। तो 95 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेग। क्या हो जाएगा? वेग। अगला प्रश्न है कि एल्केन का सूत्र होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या के 2/3 का भाग 1/4 है, तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 98 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करने में 3 हो जाएगा। और बात करेंगे 99 का, तो 99 का ऑप्शन आपका यहाँ पे करीबन 4565 हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे सेट मैंने समाप्त कर दिया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना स्कोर आया है इन 100 प्रश्न में से, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोग को एक और बात बता दें कि अगर आप सभी लोग को क्या बोलते हैं रहमान सर का सेट चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी अपलोड कर दूँ आपसे एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो।